गाइस आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी में आपका स्वागत है। गाइस फिफ्थ सेमेस्टर बी फार्मेसी हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 का फर्स्ट यूनिट आज डिस्कस होने वाला है। इसमें देखो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आपका सिलेबस कॉपी है अकॉर्डिंग टू फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई का एक सिलेबस कॉपी है, ठीक है। इसके अंदर यूनिट 1 के अंदर फर्स्ट जो है ना हम एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हिस्टामाइन का क्या माना होता है, रिसेप्टार्स कितने रिसेप्टार्स रहते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी, मतलब उन रिसेप्टार्स का बॉडी के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है उसके बारे में, और H1 अंटागोनिस्ट और H2 अंटागोनिस्ट। इस पूरे से वीडियो में हम H1 अंटागोनिस्ट और H2 अंटागोनिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो को आखिर तक देखना है दोस्तों, और चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखते हैं। गाइस हिस्टामाइन एक ऑटोकॉइड है विच आर रिस्पॉन्सिबल केमिकल्स which act like a local hormones and have a brief duration and act near the site of the synthesizers। हिस्टामाइन एक ऑटोकॉइड है। ऑटोकॉइड मतलब ये अपने आप में ही बिहेव करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। ये एक केमिकल है जो बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स के द्वारा सीक्रेट होता है। हिस्टामाइन हैज़ वेरियस फंक्शन इन द बॉडी सच एज मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड लोकल इम्यून रिस्पॉन्सेस। हिस्टामाइन बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को मेंटेन करता है और रेगुलेटिंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द गट, एक्टिंग एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। ये तमाम मेजर फंक्शंस है हिस्टामाइन के। गाइस नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, देखो हिस्टामाइन जो है ना प्रोपाइल अमाइंस के अंदर क्लासीफाई हुआ है फर्स्ट के अंदर। वो प्रोपाइल अमाइंस के अगर हम एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो क्लोरफेनोरामाइन एक है और फेनेंडामाइन। देन इथेलोअमाइन से सेकेंड इसका क्लासिफिकेशन है, दैट इज डाइफेनहाइड्रामाइन, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट एंटी हिस्टामाइन है। क्लेमिस्टिन ये भी एक एंटी हिस्टामाइन है। देन इथाइलिन डायमाइन से प्राइलेमाइन और ट्राइफ्लेनामाइन एक एग्जाम्पल है। देन फिनोथायाजीन्स इसके अंदर प्रोमिथाजाइन एक एग्जाम्पल, पेपराजाइन इसका एग्जाम्पल है, साइक्लाजाइन एंड मिक्लाजाइन। देन हेप्टाइन्स एजाटिडाइन इसका एक एग्जाम्पल है। देन थैलालीनाजोन एजिलास्टाइन एक एग्जाम्पल है। सेकेंड जनरेशन के अगर हम बात करेंगे तो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स, उसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं दोस्तों। सेकेंड जनरेशन पिपराजाइन एक एग्जाम्पल है, सिट्रीजिन और लिवोसिट्रीजिन, पिपरेडिन, फेक्सोफिलिन, लॉर्टिडाइन, डिसोलॉर्टिडिन। ये तमाम ये जो है ना ये एक H1 अंटागोनिस्टिक के एग्जाम्पल्स है जो H1 रिसेप्टर के अंदर ऊपर एक्ट करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टामाइन इज फाउंड इन ऑल द टिश्यूज़। हिस्टामाइन तमाम टिश्यूज़ के अंदर रहते हैं और मास्ट सेल्स कंटेन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हिस्टामाइन। हिस्टामाइन अक्सर तौर पर मास्ट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। हिस्टामाइन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस बाय इंटरेक्शन ऑफ द एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। देखिए बॉडी के अंदर हिस्टामाइन जब भी सीक्रेट होता है तभी उसका एंटीजन के साथ, एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अभी दिस इज़ द एंटीबॉडी, ये एक एंटीजन है। जब एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों का मिलन होता है तभी जाकर एक हिस्टामाइन सीक्रेट होता है दोस्तों, तब तक हिस्टामाइन बॉडी के अंदर नहीं सीक्रेट होता, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हिस्टामाइन रिसेप्टार्स। हिस्टामाइन रिसेप्टार्स आर डिजाइन्ड एज H1 रिसेप्टार्स, H2, H3 और H4। H1 रिसेप्टार की अगर हम बात करें तो ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपको पाया जाता है, उनके न्यूरॉन्स के अंदर, स्मूथ मसल ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, देन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर आपको दिखता है, देन यूट्रिन टिश्यू के अंदर, एपिथेलियल और एंडोथेलियल टिश्यूज़ के अंदर, देन न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, इन सभी के अंदर जो है ना आपको H1 रिसेप्टार्स मिल जाएंगे। जो रिसेप्टार्स वो जो H1 मतलब हिस्टामाइन 1 के केमिकल को सीक्रेट करते हैं, उन रिसेप्टार्स इन पोजीशन में पाए जाएंगे इन लोकेशन के अंदर। इनका फिजियोलॉजिकल एक्शन की अगर हम बात करें तो H1 रिसेप्टर इन्वॉल्व्स इन पेन, वैसोडाइलेशन और वैस्कुलर परमेबिलिटी, हाइपोटेंशन, फ्लशिंग। ये तमाम का काम ये H1 रिसेप्टार्स करते हैं, मतलब हिस्टामाइन 1। अगर इसका साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए हेडेक है, टेकिकार्डिया है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन है, ये तमाम इसके जो है ना फिजियोलॉजिकल एक्शंस है, साइड इफेक्ट नहीं, इसके यूजेस है। H2 रिसेप्टार्स की अगर हम बात करेंगे तो लोकेशन ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के अंदर अक्सर तौर पर ये पाए जाते हैं, जैसे कि आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा हो गया, गैस्ट्रिक स्टमक हो गया, वो आप उनके एक म्यूकोसल मेम्ब्रेन के अंदर ये H2 रिसेप्टार्स रहते हैं गाइस। अभी फिजियोलॉजिकल एक्शन, इनके क्या एक्शन है, दे मीडिएट गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन।
वे गैसिड एसिड का सिक्रेट करते हैं, उनमें मदद करते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल H2 रिसेप्टर्स, अभी देखिए अगर आप पेट भर खाना खा लिए, अभी पेट भर खाना उसको डाइजेस्ट होना है ना, अभी वो किस तरह से डाइजेस्ट होगा, हाँ वही डाइजेशन को बढ़ाने के लिए, उस डाइजेशन को पूरा करने के लिए इसका H2 रिसेप्टर्स का इस्तेमाल होता है। H2 रिसेप्टर्स हिस्टामाइन को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, वो हिस्टामाइन जाके HCl को प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से आपका जो डाइजेशन प्रॉब्लम है वो क्लियर होता है। दिस रिसेप्टर्स प्ले एन इनडायरेक्ट रोल इन एलर्जी, देन ऑटो इम्यूनिटी, मेलिग्नेंट डिसीज एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन। इसका इनडायरेक्ट रिलेशन भी है थोड़ा बहुत एलर्जी के अंदर और ऑटो इम्यूनिटी के अंदर भी। H3 रिसेप्टर की अगर हम बात करें, इनका लोकेशन CNS कंट्रोल नर्वस सिस्टम, इन सबस्टानिया, नाइग्रिया एंड कॉर्टेक्स, मतलब ब्रेन के अंदर अक्सर तौर पर H3 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। फिजियोलॉजिकल एक्शन, दीज रिसेप्टर्स प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, एक्सेसिव हद से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होना, मतलब आपके लंग्स का हद से ज़्यादा कंस्ट्रक्ट होना, उसे ये बचाता है। और दे मीडिएट प्रूराइटिस एंड इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन, आपके न्यूरॉन्स का इन्फ्लेमेशन को रोकता है ये, ओके, इन्वॉल्व इन द कंट्रोल में रखता है। देन H4 रिसेप्टर्स, इसका लोकेशन हेपेटोपोएटिक सेल्स, हेपेटोपोएटिक सेल्स मतलब ये एक प्री मैच्योर RBC सेल्स है हेपेटोपोएटिक, और इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन हालांकि अननोन एक्शन है, बट अकॉर्डिंग टू सम टेक्स्ट बुक वो दिए है कि एलर्जिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स के अंदर इसका काम होता है। देन सम एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स की अगर हम बात करें, द ड्रग्स दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामाइन, जो ड्रग्स एक्शन हिस्टामाइन के एक्शन को ब्लॉक करता है एट H1 रिसेप्टर्स, उन्हें हमें एंटी हिस्टामाइंस कहते हैं। दीज ड्रग्स अंटागोनिस्ट मतलब क्या, मतलब ब्लॉक करने का द एक्शन ऑफ हिस्टामाइन, सो दे आर नोन एज H1 अंटागोनिस्ट्स। इन्हें H1 अंटागोनिस्ट भी कहा जाता है, H1 एंटी हिस्टामाइंस भी इन्हें कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि क्लासिफिकेशन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन, ठीक है। इसका अब स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगा। साइड इफ़ेक्ट्स देखिए, अक्सर तौर पर सभी जो साइड इफ़ेक्ट्स आपको दिख रहे हैं ना, ड्रोजीनेस, हाइपोटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन, वर्टिगो, टेकिकार्डिया, ड्राई माउथ, ये सभी एडवर्स इफेक्ट्स है इस हिस्टामाइन के। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, देखिए गाइज, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स मतलब क्या, मतलब वो एजेंट्स जो अंटागोनाइज करते हैं, जो ब्लॉक करते हैं हिस्टामाइन के रिसेप्टर्स को, ओके। दीज आर द ड्रग्स विच कॉम्पिटिटिवली अंटागोनाइज द एक्शन ऑफ द हिस्टामाइन एट H1 रिसेप्टर्स, उन्हें हम एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स कहते हैं। क्लासिफिकेशन, फर्स्ट वन इज अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव, इसके अंदर एक एग्जांपल आपको दिख रहा है, दैट इज डाइफिनाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, डाइफिनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये एक एग्जांपल है जहाँ आपको 2 फिनाइल रिंग दिख रहे हैं और एक कार्बन चेन दिख रहा है, एन के साइड में आपको CH3 अटैच है, ओके, ये एक अमाइलो अल्काइल ईथर है। नेक्स्ट वन इज डायमेनहाइड्रेनेट, के डायमेनहाइड्रेनेट ये भी एक तरह का अमाइनो अल्काइल ग्रुप का एक डेरिवेटिव है। देन क्लिमिस्टिन फ्यूमरेट भी एक एंटी हिस्टामाइन है। डाइफिनहाइड्रोलिन हाइड्रोक्लोराइड, आपको बस स्ट्रक्चर्स को आपको प्रैक्टिस करना है, मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर आपको स्ट्रक्चर्स को सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है, जितने बार आप स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करेंगे उतने बार आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज डॉक्सिलामाइन ससिनेट भी एक एंटी हिस्टामाइन एजेंट है। इथिलीन डायमाइन डेरिवेटिव, उसके अंदर ट्राइफिलिनामाइन भी एक तरह का एंटी हिस्टामाइन ड्रग है। पिपराजाइन डेरिवेटिव, इसके अंदर क्लोरोसाइक्लोजाइन और मिक्लोजाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, 2 मार्क्स के अंदर इसको अक्सर पूछा जाता है, पिपराजाइन डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट एग्जांपल इज ब्यूक्लोजाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये भी एक तरह का पिपराजाइन डेरिवेटिव है। सिट्रिजिन जैसे कि ये सेकेंड जनरेशन का एक एंटी हिस्टामाइन है। लिवोसिट्रिजिन भी एक सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। प्रोपाइल अमाइन डेरिवेटिव, इसके अंदर क्लोरफेनोरामाइन मियलेट, ये एक तरह का प्रोपाइल अमाइन डेरिवेटिव जो एंटी हिस्टामाइन है। क्लोरफेनोरामाइन जैसे कि आपके तमाम चंद सिरप्स के अंदर, कोल्ड के सिरप्स के अंदर ये दवा पाई जाती है, क्लोरफेनोरामाइन मियलेट। देखिए साधारण सा ये H1 एंटी हिस्टामाइन जो है ना, या एंटागोनिस्ट है, साधारण सा इनका यूजेस यही है कि ये जो है ना तमाम एंटी हिस्टामाइंस दे आर यूज टू ट्रीट द एलर्जी के अंदर रनिंग नोज हो गया या स्नीजिंग हो गया, उसको हम कंट्रोल करने के लिए ये तमाम H1 एंटागोनिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव दैट इज ट्राइप्रोलिडिन,
ट्राइप्रोलिडिन भी एक वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द एंटीहिस्टामाइन है जो हम आगे जाके इसका सिंथेसाइज भी डिस्कस करने वाले हैं। फिनोथायाजिन डेरिवेटिव, इसके अंदर प्रोमिथाजाइन, वो प्रोमिथाजाइन जिस पर एक जो है ना सल्फर और एक नाइट्रोजन अटैच रहता है, मतलब बीच के एक कार्बन रिंग के अंदर एक सल्फर और एक नाइट्रोजन अटैच रहता है। समझ रहे हो ना आप, बहुत ही आसानी से समझना। ओके, कोई भी तरह की आपको गड़बड़ मत करना है। प्रोमिथाजाइन, और ये प्रोमिथाजाइन का आपको सिंथेसाइज भी याद रखना है और इसका जो है ना SAR भी आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक बात क्लियर कट कह देना चाहता हूँ। देखिए नेक्स्ट ट्राइप्रोमाजाइन, ट्राईसाइक्लिक डेरिवेटिव्स के अंदर साइप्रोहेप्टेडाइन एक एग्जांपल है। साइप्रोहेप्टेडाइन जैसे साइपॉन बोल के एक सिरप आती है, मार्केट में अवेलेबल है वो साइपॉन। वो साइपॉन सिरप के अंदर ये ट्राईसाइक्लिक डेरिवेटिव जैसे कि साइप्रोहेप्टेडिन रहता है। ये साइपॉन क्या करता है, भूख को बढ़ाता है, मतलब भूख को, दे विल इंक्रीज द एपेटाइट, भूख को बढ़ाना। अगर भूख बढ़ गई तो मतलब खाना भी आप ज़्यादा खाएंगे, अगर ज़्यादा खाना खाएंगे तो आपका आंग भी बढ़ने लगेगा। जो बच्चे उनका डेवलपमेंट सीधा नहीं रहता, जिनका ग्रोथ कम रहता है, उन्हें इस तरह का फॉर्मुलेशंस दिया जाता है डॉक्टर द्वारा। नेक्स्ट लॉर्टेडाइन एग्जाम्पल है, ये भी एक तरह का एक एंटीहिस्टामाइनिक, वो सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामाइन है। मिसलेनियस कंपाउंड एस्टिमिजोल, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीहिस्टामाइन, ये देखिए SAR की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, सभी को एक ही स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप आपको याद रखना है। सभी एंटीहिस्टामाइन को मैक्सिमम 90% एंटीहिस्टामाइन को जो H1 एंटीहिस्टामाइंस है, मतलब वो एंटीहिस्टामाइन जो H1 रिसेप्टार्स को ब्लॉक करते हैं, उन्हें H1 एंटागोनिस्ट और H1 एंटीहिस्टामाइन कहते हैं। ओके, H1 एंटागोनिस्ट का या H1 एंटीहिस्टामाइन का SAR स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप का हम बात करेंगे तो ये देखिए जनरल स्ट्रक्चर है एंटीहिस्टामाइन का, जिस पर 2 अराइल ग्रुप अटैच है। ओके, देन X मतलब ये हैलोजन है। AR इज़ नथिंग बट फिनाइल ग्रुप या सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल, ठीक है। AR1 मतलब ये सेकेंड अराइल है, और अराइल मिथाइल ग्रुप मतलब उस ग्रुप के ऊपर जिस पर बेंजीन रिंग भी अटैक हो, मतलब फिनाइल रिंग भी अटैक हो, उस पर एक क्लोरीन, उसके ऊपर एक CH3 भी अटैच हो, इसे हम क्या कहते हैं, अराइल मिथाइल ग्रुप करके बताते हैं। और X की अगर हम बात करें, ये कनेक्टिंग एटम है। X ये कनेक्टिंग एटम है जिस पर ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है या नाइट्रोजन भी हो सकता है। CH2N, इसका CH2N ये जो है ना, ये एक कार्बन चेन यूजुअली इथाइल रहता है, ठीक है। CH2N ये यूजुअली क्या है, इथाइल इधर ग्रुप प्रेजेंट रहता है। NRR है, बेसिक टर्मिनल अमाइन फंक्शनल ग्रुप, ये N जो है ना, ये एक टर्मिनल अमाइन फंक्शनल ग्रुप है जिस पर R और R1 रहते हैं, मतलब जिस पर अमाइनो ग्रुप्स, जिस पर एक अल्काइल ग्रुप्स का अटैच रहता है। स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, based on the pharmacological profile, the H1 antihistamines are divided into 2 major groups हैं। ओके, एंटीहिस्टामाइन के फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल के तहत 2 मेजर क्लासिफिकेशन के अंदर इनका स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप क्लासीफाई हो चुका है। फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट जनरेशन, इन्हें क्लासिकल एंटीहिस्टामाइन भी कहते हैं। सेकेंड जनरेशन और नॉन सेडेटिव एंटीहिस्टामाइन, मतलब वो एंटीहिस्टामाइन जिसे लेने से सेडेशन नहीं होता, मतलब ड्रॉजीनेस और स्लीपीनेस नहीं आता, उसे हम नॉन सेडेटिव कहते हैं। फर्स्ट वन SAR ऑफ एंटीहिस्टामाइन इज डिस्कस्ड विथ रेफरेंस टू द फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामाइन। ओके, ये जितने भी एंटीहिस्टामाइन हम देख रहे हैं वो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामाइन का SAR है, मतलब जितने भी हम देख रहे हैं एंटीहिस्टामाइन, हाँ उसका फर्स्ट जनरेशन का अक्सर तौर पर उसका SAR सेम है। फर्स्ट जनरेशन के एंटीहिस्टामाइन का SAR एक ही रहता है। द स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स फॉर H1 एंटीहिस्टामाइन्स आर गिवन बिलो, यही आपको मैं बताया था। 2 अराइल ग्रुप्स, एक X जो कनेक्टिंग ग्रुप है, एक C मतलब CH2N जिसे हम कार्बन चेन का नाम दे है, और N ये एक जो है ना टर्मिनल ग्रुप है। SAR देखिए, फर्स्ट वन अराइल ग्रुप, अराइल ग्रुप मतलब इसको AR और AR1 ये अराइल ग्रुप है। द अराइल डाई अराइल सब्सटीट्यूशन इज एसेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट H1 रिसेप्टर एफिनिटी, इट इज़ प्रेजेंट बोथ इन फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामाइंस। गाइज देखिए, द डाई अराइल सब्सटीट्यूशन, ये डाई अराइल सब्सटीट्यूशन ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उस प्रोडक्ट को एंटीहिस्टामाइन की एक्टिविटी दिखाना है तो वो प्रोडक्ट डाई फिनाइल रहना ही रहना है।
अगर वो फर्स्ट जनरेशन हो या सेकेंड जनरेशन हो, उसे डाइफिनाइल रहना है। ये फर्स्ट हमारा कंडीशन हो गया अराइल ग्रुप्स का। नेक्स्ट, द ऑप्टिमल एंटीहिस्टामाइंस एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द कोप्लेनारिटी ऑफ टू अराइल सब्सटीट्यूशन। मतलब उन्हें फिनाइल रहना है या अराइल रहना है, मतलब दो अराइल ग्रुप्स, दो बेंजीन रिंग अटैच रहना ही रहना है, तभी एक्टिविटी दिखाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो सेकेंड पर नेचर ऑफ एक्स, ये एक्स का नेचर किस तरह से रहना है। देखिए, एक्स इज अ कनेक्टिंग मोइटी ऑफ H1 एंटीहिस्टामाइन may be simple carbon chain or saturated carbon oxygen moiety which serves as a spacer group for the required pharmacophore। देखिए, ये जो X आपको दिख रहा है ना, ये X सिंपल कार्बन भी रह सकता है या इस X को आप कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी लिख सकते हो, तब भी इसकी एक्टिविटी दिखाएगा गाइस। देन द एक्टिव सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स आर, एक्स कार्बन भी हो सकता है, एक्स ऑक्सीजन भी हो सकता है और एक्स नाइट्रोजन भी हो सकता है गैस। अगर एक्स की मात्रा में अगर हम नाइट्रोजन डाल दें तो वो एक अलग तरह का एंटीहिस्टामाइन होगा, अगर ऑक्सीजन डाल दें तो वो भी एक अलग तरह का एंटीहिस्टामाइन होगा, अगर सिर्फ हम कार्बन को ही रखें वो भी एक अलग तरीके का एंटीहिस्टामाइन होगा। ये हो गया हमारा एस ए आर एस का एक्स का। देन अल्काइल चेन, मैंने आपको बताया था ये जो चेन है ना CH2N, ये अक्सर तौर पर एक इथाइल ग्रुप रहता है इधर। ओके, देन द कार्बन चेन 2 और मोर एटम्स इन H1 एंटीहिस्टामाइन, 2 या 2 से ज़्यादा H1 एंटीहिस्टामाइन विच लीड्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द डाइअराइल रिंग सिस्टम एंड द टर्मिनल नाइट्रोजन एटम इन एक्सटेंडेड कन्फॉर्मेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स इन द रेंज ऑफ 5 to 6 एंगस्ट्रॉम। इसका जो काम है ना, ये एक सेंट्रल एटम के जैसा बिहेव करता है इसको, मतलब दो अराइल ग्रुप्स को और एक टर्मिनल ग्रुप को, ये जो है ना सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करता है गाइस। ब्रांचिंग ऑफ दिस कार्बन लीड्स टू डिक्रीज द एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी। अगर आपको ये कार्बन, मतलब ये जो है ना CH2N, अगर इस पर किसी भी तरह का ब्रांचिंग हो गया तो मतलब एंटीहिस्टामाइन की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। किसका? अगर इसके अंदर कोई ब्रांचिंग हो गया तभी एंटीहिस्टामाइन की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। इफ़ द कार्बन एटम एडजेसेंट टू द टर्मिनल नाइट्रोजन इज ब्रांच्ड, पॉसिबिलिटी ऑफ द असिमेट्री एसेस। देखिए, इस तरीके से हो सकता है, मतलब इसको जो है ना आपको ब्रांच नहीं करना है, ब्रांचिंग वगैरह नहीं करना है। अगर ब्रांचिंग कर देंगे तो उसका एक एक्टिविटी डिमिनिश हो जाएगा, एंटीहिस्टामाइन की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, टर्मिनल नाइट्रोजन एटम, मतलब ये जो लास्ट को आपको दिख रहा है ना, ये किस तरीके से आपको रहना है। टर्मिनल नाइट्रोजन एटम शुड बी टर्शियरी अमाइन फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी। द टर्शियरी अमाइन में बी पार्ट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग। आपको दिख रहा है फिगर के अंदर, ये प्राइमरी, ये जो अमाइन आपको दिख रहा है ना, मतलब ये टर्शियरी नाइट्रोजन एटम, ये एटम दैट शुड बी टर्शियरी अमाइन, ये टर्शियरी अमाइन रहना है जिसे मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाना हो, और उसको जो है ना हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर एक पार्ट रहना है। देखिए, ये N आपको दिख रहा है, ये N जो है ना ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग का एक पार्ट है, मतलब N इधर अटैच है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग का एक पार्ट है। एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो अनाटोजोलिन और क्लोरसाइक्लोजाइन मीन्स दे आल्सो रिटेन्स हाई एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी। किस लिए? क्योंकि इसके अंदर देखिए नाइट्रोजन भी है, मतलब टर्शियरी नाइट्रोजन एटम है, और इसके साथ ही साथ एक ऐसा नाइट्रोजन है जो हेटेरोसाइक्लिक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट गाइज, ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट हम अकॉर्डिंग टू द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया डाइफिनहाइड्रामाइन, ओके, इसका हम डाइफिनहाइड्रामाइन, इसका हम सिंथेसाइज की अगर बात करेंगे तो देखिए, ब्रोमो डाइफिनाइल मीथेन, जब ब्रोमो डाइफिनाइल मीथेन रिएक्ट करता है टू एथेनॉल के साथ, व्हेन ब्रोमो डाइफिनाइल मीथेन रिएक्ट करता है टू एथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तभी जाकर हमको डाइफिनहाइड्रामाइन प्रोडक्ट मिलता है, डाइफिनहाइड्रामाइन। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डाइफिनहाइड्रामाइन एक्ट्स एज एन इनवर्स अगोनिस्ट एट द H1 receptors, thereby reversing the effects of histamine on the capillaries, reducing the allergic reaction symptoms। मतलब ये जो है ना डाइफिनहाइड्रामाइन, ये ब्लॉक करता है H1 रिसेप्टार्स को, जो हिस्टामाइन H1 रिसेप्टार से सीक्रेट करते हैं। अगर वही H1 रिसेप्टार्स अगर ब्लॉक हो गए तो आपका हिस्टामाइन नहीं सीक्रेट होगा। अगर हिस्टामाइन सीक्रेट नहीं होगा तो एलर्जिक रिएक्शंस भी आपको नहीं होगी, इसको आपको जहन में रखना है। नेक्स्ट, मेडिकल यूजेस
डाइफेनहाइड्रामाइन स्नीजिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, रनिंग नोज, वाटरी आइज, एलर्जिक सिम्टम्स, देन ईचिंग, देन मोशन सिकनेस, इंड्यूसिंग स्लीप को बढ़ाने के लिए, देन पार्किंसन डिसीज़ के अंदर भी हम डाइफेनहाइड्रामाइन का इस्तेमाल करते हैं। साइड इफेक्ट्स डिजीनेस, ड्रॉजीनेस, ड्राई माउथ, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, अपसेट स्टमक, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई आइज, ये सब भी जो है ना साइड इफेक्ट्स है किसी के, ये साइड इफेक्ट्स है डाइफेनहाइड्रामाइन के। नेक्स्ट ट्राइप्रोलिडिन, ट्राइप्रोलिडिन भी एक तरह का एंटी हिस्टामाइनिक एजेंट है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ट्राइप्रोलिडिन, जैसे कि आपको दिख रहा है 2 बेंजीन रिंग है, एक हेटेरोसाइक्लिक एटम है। मैकेनिज्म, ट्राइप्रोलिडिन बाइंड्स टू हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर्स एंड ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ एंडोजीनियस हिस्टामाइन। मतलब ये जो है ना ट्राइप्रोलिडिन, ये भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये H1 रिसेप्टर्स को बैन करता है, मतलब बाइंड करता है, और एंडोजीनियस हिस्टामाइन जो हिस्टामाइन अंदर से सिक्रेट होता है उन्हें ब्लॉक करता है। दिस प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम द नेगेटिव सिम्टम्स प्रोड्यूस बाय द हिस्टामाइन गाइस। देन ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ द ट्राइप्रोलिडिन हाइड्रोक्लोराइड, जिस पर 4 मिथाइल एसिटोफिनोन जब रिएक्ट करता है पाइरोलिडिन के साथ, तब एक कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसका नाम 4-मिथाइल-3 पाइरोलिडिनो प्रोपियोनियोफियोन। ओके, जब इसको हम 2-ब्रोमोपाइरिडिन के साथ रिएक्ट करता है तो फिर एक कॉम्प्लेक्स आता है, वो कॉम्प्लेक्स अपन HCl सिस ट्रांस ट्राइप्रोलिडिन, सिस ट्रांस ट्राइप्रोलिडिन हम सेपरेट कर सकते हैं जस्ट ट्राइप्रोलिडिन के अंदर, कैसा, बाय आयोन एक्सचेंजर। आयोन एक्सचेंजर अगर आप कर देंगे तो आपको ट्राइप्रोलिडिन एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। मेडिसिनल यूजेस इसका दिखे एलर्जीज के अंदर, हे फीवर के अंदर, कॉमन कोल्ड, वाटर आइज, रनिंग नोज और स्नीजिंग के अंदर जो है ना इसका इस्तेमाल होता है। साइड इफेक्ट्स ट्राइप्रोलिडिन की अगर हम बात करें तो सीजर्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हेलुसिनेशंस, ड्रॉजीनेस, डिजीनेस, एलर्जिक रिएक्शंस, कन्फ्यूजन, ये सभी जो है ना साइड इफेक्ट्स है। प्रोमिथाजाइन, प्रोमिथाजाइन भी एक तरह का एक एंटी हिस्टामाइन है। ओके, ये हो गया, ये स्ट्रक्चर देखिए आप, प्रोमिथाजाइन का स्ट्रक्चर है। आपको स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करना है, 3 से 4 बार अगर आप स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। मैकेनिज्म, प्रोमिथाजाइन इज एन अंटागोनिस्टिक फॉर द हिस्टामाइन रिसेप्टर्स विच मेड इट यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एलर्जीज। इधर भी सेम है, वही आपको लिखना है, वही आपको सब कुछ फन इसका इस्तेमाल करना है। इट हैज़ एन अंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऑन द मुस्कर्निक एंड NMDA रिसेप्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स यूज एज अ स्लीप एड एंड फॉर कंट्रोलिंग एंजाइटी एंड टेंशन। इसका अंटागोनिस्टिक इफेक्ट रहता है किसका, प्रोमिथाजाइन का। ये जो है ना प्रोमिथाजाइन ये अंटागोनाइज करता है, मतलब हिस्टामाइन सिक्रेशन को ब्लॉक कर देता है। अगर हिस्टामाइन सिक्रेशन ब्लॉक हो गया तो आपका एलर्जिक रिएक्शंस भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मतलब डिजीनेस को बढ़ावा देगा ये, और आपको स्लीप में भी इंड्यूस करेगा। ठीक है, ये जो है ना प्रोमिथाजाइन सिंथेसाइजेस व्हेन फिनोजाइन मेड टू रिएक्ट विद द 1 डाइमिथाइल अमाइनो 2 प्रोपाइल क्लोराइड। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमाइन यदि NaNH2, तभी जाकर हमको प्रोमिथाजाइन मिलता है। प्रोमिथाजाइन मेडिसिनल यूजेस, नोजिया, वॉमिटिंग, मोशन सिकनेस, रैश, ईचिंग, रनी नोज के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। प्रोमिथाजाइन आपको पता है, जैसे कि जैसे आप ट्रैवल पर निकलते हो, दूर का सफ़र करते हो, तब चंद बच्चों को वॉमिट की सेंसेशन होती है बस के अंदर। मम्मी बस में जाता हूँ तो मुझे वॉमिट हो जाती है, तभी वो वॉमिट को मतलब उस वॉमिट को रोकने के लिए ये प्रोमिथाजाइन का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोमिथाजाइन जाके एंटागोनाइज करता है, हिस्टामाइन को रिलीज़ करने के लिए नहीं देता। अगर हिस्टामाइन नहीं रिलीज़ होगा तो वॉमिट सेंसेशन नहीं होगा। साइड इफ़ेक्ट्स डिजीनेस, ड्रॉजीनेस, ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ। ये हो गया दोस्तों हमारे तमाम साइड इफ़ेक्ट्स। ये हो गया हमारा आज का एंटी हिस्टामाइनिक एजेंट का क्लास। उसके अंदर ख़ास तौर पर हमने आज H1 रिसेप्टर्स के बारे में डिस्कस किया है और H1 अंटागोनिस्ट के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास, आने वाले क्लास में हम जो है ना H2 रिसेप्टर अंटागोनिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके दिन में काम आने वाला वो एक रिसेप्टर्स है, वो एक अंटागोनिस्ट है, जहाँ पर हम ओमिप्रोजोल, पेंटोप्रोजोल, रैनिटिडिन, सिमिटिडिन के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज़, आपको अगर चैनल अच्छा लगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इतने नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके, थैंक यू।